नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम इस चैनल पर आज एक नई विषय शुरू करने जा रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि नए विषय के रूप में हम हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी वो हिंदी के सामान्य परिचय से संबंधित होगी। देखो बच्चों, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं होता है, समझना होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रटेंगे तो परीक्षा में आपके नंबर घटेंगे। इसलिए बच्चों, आज से आप रटेंगे नहीं और हिंदी से संबंधित जितनी भी तमाम आपकी समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याओं को मैं इसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। और आपको पूरा भरोसा भी दिलाता हूं कि जिन बच्चों के आज दिन तक हिंदी समझ में नहीं आई, क्योंकि बच्चों जिस भी वैकेंसी के अंदर हिंदी आती है तो आप सबसे ज़्यादा गलतियां हिंदी में ही करके आओगे। क्यों करके आओगे? क्योंकि हम हिंदी को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और इसे हम इतना नहीं लेते हैं कि हिंदी में हमें नहीं आता है कि हिंदी को हम गलत कर देंगे। और हिंदी का वो प्रश्न जो परीक्षक हमसे चाहता है कि इससे गलती करवा दें, आपसे गलत करवा देगा। तो बच्चों, ऐसे काफ़ी सारे प्रश्नों की हम बातचीत करेंगे जिनको परीक्षक परीक्षा के अंतर्गत गलत करवा देते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं हिंदी का बहुत सामान्य परिचय, क्योंकि हिंदी पढ़ने से पूर्व बच्चों हमें इन सब बातों की आवश्यकताएं होती है। तो आइए आपकी और हमारी दोनों की जानकारी को मिला करके हम शुरुआत करते हैं हिंदी को। देखो बच्चों, हिंदी को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं डायरेक्ट सीधा आपसे प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो बच्चों आप क्या करेंगे कि कक्षा को पूरी देखेंगे, ताकि आपकी तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याएं क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब देखो, पहला ही प्रश्न तो बच्चों ये है कि हिंदी हमारी क्या है। ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे बच्चों, राष्ट्रभाषा। यहाँ से परीक्षा में बहुत बढ़िया प्रश्न आ सकता है। और ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा। इस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न आ रखा है, डायरेक्ट प्रश्न से मैंने आपको जोड़ा है। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने में आप लोग काफ़ी पीछे रहते हो, नहीं कर पाते हो समय पे, तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपको नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप जानने का प्रयास करें। किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर देते हैं और आपने अगर उसका उत्तर गलत दिया है और सही उत्तर को जान लिया, तो आप उस प्रश्न को जीवन भर भूलेंगे नहीं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, या फिर तीनों ही हैं। तो बच्चों, आप में से कई सारे बच्चे बता रहे होंगे कि मातृभाषा है, कई सारे बता रहे होंगे राष्ट्रभाषा है, और जो ज़्यादा थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं वो बता रहे हैं कि उपयुक्त सभी है। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखेंगे, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी को संपूर्ण राष्ट्र में नहीं बोला जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। बच्चों, मातृभाषा जो हमारी विदेशी भाषा होती है, जिस प्रकार मैं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पला बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी मातृभाषा हाड़ौती होगी। और इसे बड़े क्षेत्र में अगर मैं ले लूँ तो हम राजस्थानी भी कह सकते हैं मातृभाषा को, क्योंकि हाड़ौती भी जो है राजस्थानी की एक उपबोली है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि मातृभाषा तो ये हो नहीं सकती, राष्ट्रभाषा ये है नहीं, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र में नहीं बोली जाती है। तो फिर बचा क्या अपने पास, राजभाषा। तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्नों की हम बातचीत करेंगे। देखो, पहला ही प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और आपको लगा हो कि नहीं सर ने बहुत बढ़िया अच्छी जानकारी बताई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखो बच्चों, पहली बात मैंने आपसे क्या की कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ध्यान रखेंगे, हिंदी क्या है बच्चों, हमारी राजभाषा है। अब देखो, यहाँ से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न हमसे पूछ रखा गया है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया, तो 14 सितंबर के दिन। ध्यान रखेंगे आप, 14 सितंबर 1949 के दिन। ध्यान रखेंगे आप, 14 सितंबर 1949 के दिन इस हिंदी को राजभाषा के रूप में, सरकारी कार्यों की भाषा के रूप में, राज कार्य की भाषा के रूप में अपनाया गया है। किस दिन? 14 सितंबर 1949 के दिन।
बच्चों संविधान सभा के द्वारा ये उल्लेख जो किया गया है वह भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। और भाग 17 में भी बच्चों अनुच्छेद 343 में ऐसा उल्लेखित कर रखा है कि संघ की राजभाषा, जो हमारा भारत संघ है उस संघ की जो भाषा होगी बच्चों, संघ की जो राजभाषा होगी वह अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है। और वह कौन सी बनाएगी? है हिंदी बनाएगी। ये बच्चों ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि कौन से भाग के अंदर राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है, तो भाग 17 में। और हिंदी राजभाषा होगी हमारे संघ की, ये कहां पर उल्लेखित है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में। बच्चों 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को क्या बनाया गया? राजभाषा बनाया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, पीछे क्या कारण है? क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही बच्चों इसे राजभाषा के रूप में क्या दी थी? मान्यता दी थी। तो ये थी बात बहुत सामान्य। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से ही हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। दूसरा प्रश्न ये है, ये मैं आपको और पुनः भरोसा दिला दूं, आप इन बातों को कभी नहीं भूलेंगे अगर आप वास्तव में नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हैं तो। और अगर आपको नौकरी लगना है तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, जो भी पढ़ाऊँगा आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात बच्चों ये है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? कभी कभार इस प्रकार भी हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी की जो भाषा है बच्चों, ये जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो आप ध्यान रखेंगे। मैं आपसे बताऊं कि हिंदी पारसी भाषा का शब्द है, हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है, या हिंदी हिंदी का ही शब्द है, या हिंदी अरबी पारसी शब्द है? तो आप क्या बताएंगे इसमें? काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बताएंगे कि हिंदी हिंदी का ही शब्द है। नहीं बच्चों, हिंदी जो है ये पारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का। इस प्रकार के भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा जो शब्द है कौन सी भाषा का है। काफ़ी सारी बातें हम करेंगे जब क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक बहुत सरलता के साथ हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का। अब हिंदी पारसी भाषा का शब्द कैसे हुआ जरा आप लोग जान लेंगे। बच्चों ये हमारा देश है, इस प्रकार ऐसा देखो आप, ये हमारा क्या है? एक प्रकार से हमारा देश है। और बच्चों यहाँ से इधर हिमालय से आपको पता होगा कि इस प्रकार एक नदी निकल रही है, ये इधर हिमालय पर्वत हैं, और इधर से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इधर पास में क्या है कि एक यूनान स्थान है। कौन सा स्थान है? यूनान। और इस यूनान से इस प्रकार के एक पर्वतमाला आ रही है। और बच्चों ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक पर्वत भी है जिसको हम कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। यूनान में एक स्थान है जिसको हम कहते हैं पारस। क्या कहते हैं हम? पारस कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये पारसी लोग क्या करते हैं कि इस हिंदू कुश पर्वत को लांग करके हमारे देश में यहाँ पर आ जाते हैं। बात मैटर समझेंगे। इधर हिमालय पर्वतमाला से, हिमालय से बच्चों क्या होता है कि एक सिंधु नदी निकल करके भारत में प्रवेश करके इस प्रकार ये निकल जाती है। और बच्चों ध्यान रखेंगे इस सिंधु नदी के दोनों किनारों पर जो लोग निवास करते हैं उनको हम आर्य कहा करते हैं, क्योंकि सभी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है बच्चों वह नदियों के किनारों पर ही हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों के मुहाने पर ही हमें सभी प्रकार की जो सभ्यताएं मिली है, तो ये लोग भी नदियों के किनारे रहा करते थे। इधर से बच्चों यूनान से, यूनान के भी पारस नामक स्थान से इस हिंदू कुश पर्वत को लांघते हुए ये पारसी लोग कहाँ आ गए? अपने देश में आ गए। और बच्चों अपने देश में आकर के इनकी मुलाकात किन से हुई? आर्यों से होती है। किन से होती है? आर्यों से होती है। अब बच्चों सभी की अलग अलग बात होती है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर तो 3 कोश में बदले वाणी, 6 कोश में बदले पानी है, तो वाणियाँ बदलती रहती है। हम किसी से कहें कि समोसा लाओ तो वो समोसा को चमोसा कहते हैं, कोई सुरेश जी को चुरेश जी कहते हैं, कोई सरसों को चरसों कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है कि जो
पारसी लोग हैं, ये पारसी लोग श को ह बोला करते थे। क्या बोला करते थे? श को ह बोला करते थे। और ये आर्य लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसे हम सिंधी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सिंधी। क्योंकि सिंधु नदी के दोनों मुहावनों पर बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाए? सिंधी कहलाए। ध्यान रखेंगे आप। और जो पारसी लोग थे वो स को क्या बोला करते थे? ह बोला करते थे। जहाँ पर बच्चों सा को क्या बोलेंगे? तो जब स को ह बोल रहे हैं तो सा को क्या बोलेंगे? हा बोलेंगे। और बच्चों शी को क्या बोलेंगे रे? ही बोलेंगे। अब अगर इसी सिंधी भाषा को, इसी सिंधी को पारसी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सी की जगह क्या बोलेंगे? ही। और इसी सिंधी को पारसियों ने सबसे पहले क्या कहा था? हिंदी कहा था। इस प्रकार की हिंदी जैसा मैंने लिखा है। तो बच्चों इसका जो उद्भव जो हुआ है, ये जो शब्द हमारे सामने आया है, ये शब्द किसने दिया है? पारसियों ने दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है। तो नेक्स्ट बात आपके ये भी समझ में आ गई होगी कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी के दोनों मुहावनों पर आर्य लोग रहा करते थे और आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा सिंधी कहलाती थी। बच्चों पारसी लोग स को ह बोला करते थे, इसलिए इन्होंने सिंधी को सबसे पहले क्या कहा? हिंदी कहा। और हमारा हिंदी कौन सी भाषा का शब्द हो गया? पारसी भाषा का शब्द हो गया। ये सब भी बच्चों आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं कि हिंदी क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? एक भाषा। तो यहाँ से मैं बहुत सारी परिभाषाएं आपको सिखाऊंगा। यहाँ से इतनी अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे जिन परिभाषाएं आपको नहीं पता, ऐसी परिभाषाएं जिनको आप परीक्षा में गलती कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, वो परिभाषाएं जिनको आप परीक्षा में गलती कर देते हैं, वह तमाम परिभाषा में एक परिभाषा से आपको सारी परिभाषा सिखाऊंगा। अगर आपको एक परिभाषा समझ में आ जाती है तो सारी की सारी परिभाषाएं आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि हिंदी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी तो समझने का सब्जेक्ट है। और अगर आपके समझ में आ जाती हैं तो परिभाषा तो आप खुद ही बना लोगे। ध्यान रखेंगे, परिभाषा तो क्या कर लेंगे? आप खुद ही बना लेंगे। तो बच्चों आइए हम करते हैं बात, हिंदी क्या है? आप सभी को पता है कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। लेकिन बच्चों हमारा अगला प्रश्न ये है कि भाषा किसे कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है भाषा किसे कहेंगे? तो व्यक्ति अपने विचारों को, ध्यान रखेंगे, व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अच्छे से ध्यान रखना है, व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है, व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, करने हेतु कर देता हूं मैं क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आदान प्रदान हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है, माध्यम का प्रयोग करता है, वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। प्रयोग करता है तो वो माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। माध्यम ही क्या कहलाती है बच्चों? भाषा कहलाती है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं? मैंने बोला भाषा, केवल बस इस एक परिभाषा को रट लो, बाकी बहुत सारी परिभाषाएं मैं आपको सिखाने वाला हूं। परिभाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है वह माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे बच्चों अभी मैं मेरे विचार आप लोगों से प्रकट कर रहा हूं, तो ये भी एक तरह से भाषा ही है, क्योंकि आप अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं। भाषा की अगली कंडीशन सुनेंगे आपको अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अगर आप अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, निरर्थक हैं, तो फिर हम उसे भाषा नहीं कह सकते। तो बच्चों आप मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो ये क्या है? एक भाषा है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अब मैं जो बोल रहा हूं, मैं मौखिक आप लोगों से उच्चारित कर रहा हूं, मौखिक कर रहा हूं, तो ये क्या हो गई? माध्यम कौन सा है मेरे पास? बोल करके कर रहा हूं। माध्यम कौन सा है? बोल करके। तो ये कौन सी हो गई बच्चों? मौखिक हो गई। अब बच्चों आप मेरे साथ अभी लाइव चैट से जुड़े हुए हैं और आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो भी आप मुझे सेंड कर रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे, आप लिख रहे हैं। आपके विचारों को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। लिखना भी एक क्या है? माध्यम ही है। तो भाषा कौन सी हो गई? लिखित। और बच्चों आपने देखा होगा कि कभी कभार हम संकेत भी क्या करते हैं कि जैसे प्यास लग रही हो तो ये से कर देते हैं पानी पिलाओ, ज़्यादा बोल रहे हैं तो ये से कर देते हैं चुप रहो। और आजकल तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के अंदर पूरी बात ही संकेतों के अंदर ही हो जाती है बच्चों। तो आप लोगों को पता होगा कि भाषाएं माध्यम के आधार पर कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। हम इनको बात करके बाकी परिभाषाएं आपको सिखाता हूँ।
3 प्रकार की। हम अगर माध्यम की बात करें तो भाषाएं कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूं, तो कौन सी भाषा हो गई बच्चों? मौखिक भाषा। मैं डायरेक्ट आपसे सीधा जुड़ा हुआ हूं, आप सीधे मेरी आवाज को, ध्वनि को सुनकर के ही समझ रहे हैं, तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। आप आपके मन के भाव मुझे लिख लिख करके सेंड कर रहे हैं, तो कौन सी हो गई? लिखित भाषा हो गई। और बच्चों आपको पता है एक और भाषा होती है जिसमें संकेतों के माध्यम से ही काम किया जाता है, वो भाषा कौन सी हो गई? सांकेतिक भाषा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, भाषाएं कितने प्रकार की हुई? माध्यम के आधार पर भाषा 3 प्रकार की हुई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बच्चों इन तीनों में से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे इनमें सबसे सरल भाषा है मौखिक भाषा। बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें कठिन कौन सी भाषा है, तो सबसे कठिन भाषा जो होगी वो होगी सांकेतिक भाषा। हम कारण सहित पढ़ेंगे क्यों होगी। और बच्चों ये सी भाषा जो सरल भी है और जो कठिन भी है वो कौन सी होगी? लिखित भाषा। मौखिक भाषा सरल क्यों है? क्योंकि देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपको सीधा समझ में आ रहा है। लिखित भाषा सरल और कठिन क्यों है? क्योंकि जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है, तो जिन लोगों को हिंदी आती है उनके लिए तो ये सरल है, लेकिन जिनको हिंदी नहीं आती है उनके लिए ये कठिन है। तो भाषा का ऐसा रूप जो सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है वो कौन सा है? लिखित भाषा है। बच्चों सांकेतिक भाषा कठिन क्यों है? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं है। संकेत क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, बात समझो, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, अब इस संकेत को आप क्या समझे? संकेत निश्चित नहीं होने के कारण सांकेतिक भाषा सबसे कठिन है। और बच्चों मौखिक भाषा सबसे सरल है और लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। बच्चों इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूँ, गाड़ी का हॉर्न लगता है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और गाड़ी ने हॉर्न बजाया, साइड हो भाई। दूसरा बच्चों इस प्रकार आपने देखा होगा कि इस प्रकार अपन कहीं जाते हैं तो रोड पे इस प्रकार के डायरेक्शन होते हैं कि इधर घूमना है, तो ये भी बच्चों आपको क्या मिल रखा है? संकेत ही मिल रखा है। लेकिन आपने इस संकेत को क्या किया है? पढ़ा है। गाड़ी के हॉर्न को बच्चों आपने क्या किया है? सुना है। तो अब हम इनको क्या माने? रोड पर जो डायरेक्शन, जो निर्देशन हमें दिए जाते हैं इस प्रकार के, उनको हम सांकेतिक माने? गाड़ी का हॉर्न लगना इसको हम सांकेतिक माने या लिखित माने? तो बच्चों जब तक ध्वनि को समझ नहीं लिया जाता, ध्यान रखेंगे आप, जैसे हम कभी कभार कहानी सुनते हैं या आप लोग भी जब कोई बात कहता है तो आप ऐसे करते हाँ तो बच्चों ये क्या है? ये सबके सब संकेत है। जब तक ध्वनि का अर्थ ग्रहण नहीं कर लिया जाता है, जब तक सभी बातें किसके अंतर्गत होगी? संकेत के अंतर्गत ही होगी। तो बच्चों ये भी हम सांकेतिक भाषा के अंदर होंगे और गाड़ी का हॉर्न जो बज रहा है वो भी क्या होगा? सांकेतिक भाषा के अंदर ही होगा। तो बच्चों हमने सीखा भाषा विचारों को आदान प्रदान हेतु जिस भी माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। माध्यम के आधार पर भाषा कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कोई विचार डायरेक्ट मुंह पर कह देता है उसको हम मौखिक कहते हैं, कोई लिख कर के देता है उसे हम लिखित कहते हैं, और बच्चों कभी कभार संकेतों के माध्यम से भी भाषा बता दी जाती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहा करते हैं। ये सब आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कुछ परिभाषाएं आपको मैं सिखाऊंगा। परिभाषाओं की यहाँ पर बात थी, तो देखो ये तो हुई भाषा। अब भाषा के बाद नेक्स्ट हम जो बातचीत करेंगे मौखिक भाषा जो है उसमें आपको क्या आ रही थी? आवाज आ रही थी। तो देखो भाषा के बाद बच्चों आपको सीखना होगा ध्वनि। क्या सीखना होगा? ध्वनि। ये आपको सीखना ही है और अब आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। देखो ध्वनि को परिभाषा में बांधना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ध्वनि को परिभाषा में बांधने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसा प्रयास कर रहा हूँ कि ध्वनि, मैंने कहा था केवल एक परिभाषा ध्यान रखनी है भाषा की, बाकी सारी परिभाषा खुद बन जाएगी। ध्वनि किसे कहेंगे? तो आप यहाँ से देख लेंगे कि भाषा का उच्चारित रूप, भाषा का उच्चारित रूप, भाषा का उच्चारित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। बच्चों ये सब आपको ध्यान रखना है कि भाषा का उच्चारित रूप, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको ध्वनि आ रही है, साउंड आ रहा है, साथ में आप समझ भी रहे हैं, तो भाषा का उच्चारित रूप क्या कहला रहा है बच्चों? ध्वनि कहला रहा है। लेकिन यहाँ से परीक्षा के अंदर प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो कि भाषा का उच्चारित रूप क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। दूसरा बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उच्चारित आधार पर या उच्चारित रूप से, ध्यान रखेंगे आप,
उच्चारित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। कितना बढ़िया प्रश्न है, उच्चारित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस प्रकार के प्रश्न आ रखे हैं परीक्षा में, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अब आप क्या उत्तर दोगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बच्चों आप क्या उत्तर देंगे? ध्वनि। अब आपको यहाँ से ध्यान रख लो बात को, किसी एक न एक शब्द को पकड़ो आप, जिससे पूरी कक्षा हमें याद रह जाए। हमने शब्द पकड़ा है उच्चारित। उच्चारण करने में हमें क्या आती है? आवाज आती है। उच्चारण करने में हमें क्या आती है? आवाज आती है। और आवाज आती है तो बच्चों आवाज में क्या होगा? आपको ध्वनि तो कह सकते हैं ना हम आवाज को। तो ध्यान रखेंगे उच्चारित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ध्वनि। और ध्वनि किसे कहेंगे? भाषा का उच्चारित रूप। और भाषा का उच्चारित रूप से सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? ध्वनि। क्योंकि उच्चारण में केवल हमें क्या आएगा? ध्वनि ही आएगी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बच्चों हम ध्वनि के बाद पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट परिभाषा आप ध्यान रखेंगे वर्ण की। कितनी बढ़िया परिभाषा है, वर्ण किसे कहेंगे? अब देखो यहाँ पर भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ये सीखना है, अब इसको यहाँ पर सेट कर दो। ध्वनि का लिखित रूप, ध्यान रखेंगे आप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे अभी मैंने यही शब्द, यही ध्वनि आपसे बोला कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो बच्चों मैंने डायरेक्ट आपको बोल दिया ये तो ध्वनि है, लेकिन मैंने इस ध्वनि को क्या कर दिया? देखो लिख दिया, ये ध्वनि लिखी हुई है। जैसे मैंने बोला क तो ये क, जैसे मैंने बोला अ तो ये अ, इसको मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। अगर ध्वनि के लिखित रूप को हम लिख देते हैं, ध्वनि के रूप को अगर हम लिख देते हैं, और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब यहाँ से अगला प्रश्न तैयार हो गया वापस कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्यान रखेंगे आप, लिखित रूप से, ये भी प्रश्न परीक्षा में आ रखा है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी रे? वर्ण कहलाएगी। सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी बच्चों? वर्ण कहलाएगी। अब आप ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा लिखने में क्या आएगा? वर्ण ही आएगा। सबसे छोटा लिखने में क्या आएगा? वर्ण आएगा। तो और उच्चारण में क्या आएगी? आवाज आएगी। तो उच्चारित रूप से तो क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई ध्वनि। और लिखित रूप से क्या हो गई बच्चों? वर्ण हो गया। अब इसके बाद हम चल रहे हैं शब्द की ओर। कहां पर चल रहे हैं? शब्द की ओर। अब देखो फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक परिभाषा सारी परिभाषाओं का निर्माण करेगी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इसकी परिभाषा में देखो इसको सेट कर दिया, इसकी परिभाषा में इसको सेट कर दिया, इसकी परिभाषा में इसको सेट कर दिया, तो इसकी परिभाषा में इसको सेट कर देंगे। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह। देखो सार्थक का मतलब होता है स अर्थ के। स अर्थ के का मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे बच्चों में लिखता हूं यहाँ पर र, फिर मैंने लिखा में, और फिर मैंने लिखा श। मैंने यहाँ पर 3 शब्द लिखे। अब देखो मैंने इनको मिला दिया तो शब्द क्या बन गए? रमेश। और रमेश का कोई अर्थ है या नहीं है? रमा प्लस ईश। और रमा का स्वामी भगवान विष्णु को हम क्या कहते हैं? रमेश कहते हैं। तो इसका कोई ना कोई अर्थ है। मैं इसको ऐसे लिख देता कि मैं श रे, या इसको मैं ऐसे लिख देता र श में। तो बच्चों इनका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक, स का मतलब होता है साथ। जो वर्ण आए अर्थ के साथ आना चाहिए। तो वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है बच्चों? शब्द कहलाता है। और ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर सार्थक समूह नहीं है, वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो फिर हम उसे क्या नहीं कहेंगे? शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन अब हमारा प्रश्न क्या तैयार हो सकता है? यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्यान रखेंगे आप, अर्थ के आधार पर। परीक्षा में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगी। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखो वापस से देख लेंगे भाषा किसे कहते हैं? व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है वो माध्यम ही
कहेंगे भाषा का उच्चारित रूप ध्वनि कहलाता है। वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। और शब्द किसे कहेंगे? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ये सब ध्यान रखेंगे। ध्वनि में उच्चारण है, ध्वनि में केवल आवाज आती है, केवल ध्वनि को उच्चारित करते हैं तो उच्चारित रूप से सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। वर्ण को हम लिखते हैं तो लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। और शब्द में अर्थ होता है, क्योंकि बिना अर्थ वाले को हम शब्द नहीं कहेंगे तो बच्चों हम क्या कहते देंगे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, जरा बोर्ड पर जगह कम है तो मुझे साफ करना होगा। और एक और परिभाषा में आपको सिखाऊंगा वाक्य की, लेकिन वो शब्द से ही सीखेंगे। शब्द सबसे पहले आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, और शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम बातचीत कर रहे हैं इसके बाद वाक्य की कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य का क्या प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों हम वाक्य किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। देखो, शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। जो शब्द आपने लिए हैं उनका भी कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक। साथ में बच्चों नियमबद्ध क्रमबद्ध होना चाहिए। साथ में बच्चों आप ध्यान रखेंगे व्याकरणबद्ध भी होना चाहिए। वाक्य की हम किसी भी शब्दों को वाक्य में जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं तो अपनी एक व्याकरण का नियम होता है बच्चों, उन नियमों के अनुकूल उनको होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या होगी? तो ध्यान रखेंगे शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। शब्दों का कैसा होना चाहिए? समूह सार्थक होना चाहिए। शब्दों का सार्थक समूह। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे क्या क्या भी होना चाहिए? क्रमबद्ध। ये जो शब्द आए ये कैसे आना चाहिए? क्रमबद्ध आना चाहिए। साथ में बच्चों क्या भी होना चाहिए? व्याकरण सम्मत भी होना चाहिए। व्याकरण सम्मत। नहीं तो हम उसे क्या नहीं कहेंगे? फिर हम क्या नहीं कहेंगे? वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे शब्दों का सार्थक समूह कैसे होता है, मैं अभी आपको लिखता हूं कि खरगोश को, किसको? खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। ठीक। दूसरा वाक्य में लिखता हूं एक फूलों की माला लाओ। एक फूलों की माला लाओ। और तीसरा सेंटेंस बच्चों में लिखता हूं कि राम और राम का बेटा जा रहे हैं। ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं और इनको परिभाषा में हम तोलते हैं। शब्दों का सार्थक समूह, खरगोश शब्द हैं, काटकर भी सार्थक हैं, गाजर भी हैं। क्योंकि हम इनको समझ रहे हैं तो शब्दों का सार्थक समूह है। पहली बात तो ये सेट हो गया। क्रमबद्ध शब्द कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध। अर्थ देना चाहिए सही। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब खरगोश को काटने के बाद क्या खरगोश गाजर खा पाएगा क्या? ढंग से देखो, देखे क्रमबद्ध है क्या? खरगोश को काटने के बाद खरगोश गाजर खाएगा? नहीं खाएगा। तो फिर हमारा वाक्य क्या होगा? गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ या खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। ध्यान रखेंगे आप। 2 बातें, खिलाओ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, खिलाओ। 2 बातें हैं, ध्यान रखेंगे आप 2 तरह से इसे सेट कर सकते हैं। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, क्योंकि यहाँ पर गलत है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ गलत है ना। गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, या तो यूं कर दो या खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। दूसरी बात यहाँ देखेंगे एक फूलों की माला लाओ। तो एक वाला फूल तो हमने गुलाब का नाम सुना, हमने काफ़ी सारे चमेली का, मोगरा का, इनका नाम सुना, लेकिन एक फूल का कभी नाम नहीं सुना कि एक फूलों की माला। जैसे गुलाब के फूलों की माला नाम सुना है, हजारों की फूलों की माला सुना है, पर बच्चों हमने कभी नहीं सुना एक फूलों की माला। तो ध्यान रखेंगे फूलों की एक माला लाओ। ये सबसे पहले क्या आएगा? फूल आएगा। फूलों की एक माला लाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब राम और राम का बेटा बाजार जा रहे हैं, हिंदी की दृष्टि से ये भी बच्चों गलत है, क्योंकि ये व्याकरण सम्मत नहीं है, व्याकरणबद्ध नहीं है। व्याकरण में एक जो संज्ञा है, ध्यान रखेंगे आप, एक जो संज्ञा है ये दोबारा नहीं आना चाहिए एक वाक्य के अंदर।
अगर संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाती है तो इसमें वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति दोष लग जाता है, और हमारी ग्रामर में संज्ञा की पुनरावृत्ति दोष को समाप्त करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। और बच्चों सर्वनाम के साथ कर्ता चिन्हों को मिलाकर के लिख देते हैं, इसलिए शब्द हो गया उसका। तो अब ये सही वाक्य क्या होगा? राम और उसका बेटा बाजार जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों का सार्थक समूह हो, क्रमबद्ध हो, व्याकरण सम्मत हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। काफ़ी सारे जब मैं वाक्य पढ़ाऊंगा तो काफ़ी सारे सेंटेंस में आपके सामने लिखूंगा, लगभग उन्हीं में से आपका काम हो जाएगा, ऐसी मुझे आशाएं हैं, लेकिन फिर भी आप सीख जाओगे अच्छे से। अब नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं वाक्य में से प्रश्न किस प्रकार बन जाते हैं। अब देखो ध्यान रखेंगे, वाक्य का प्रश्न रिट की परीक्षा में ये से पूछा गया था एक बार कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है। ध्यान रखेंगे, वाक्य को क्या कहते हैं? भाषा की, वाक्य को हम कहते हैं भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। वाक्य को हम क्या कहते हैं? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। अगर आपसे पूछ ले कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई किसे कहा जाता है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, वाक्य को भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों में आपको एक और बता दूं, अक्षर कभी कभार आपने सुना होगा। देखो अक्षर को परिभाषा में बांधना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिभाषा देने की कोशिश करता हूं। एक हत स्पंद में, ध्यान रखेंगे आप, एक हत स्पंद में उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। एक हत स्पंद में उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। एक हत स्पंद किसे कहेंगे हम? फेफड़े का एक बार सिकुड़ना और एक बार, मतलब एक श्वास में आप पूरा वाक्य बोल देंगे तो भी क्या होगा? अक्षर होगा। मतलब एक श्वास में बोली गई जो भी शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। एक हत स्पंद में उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। और अक्षर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि इसका काफ़ी गंभीर मामला है। काफ़ी सारे जो विद्वान हैं इसको लेकर के अभी चर्चाओं में हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है परीक्षा में, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि एक श्वास में हम पूरा वाक्य भी बोल दे तो उसको भी अक्षर मान सकते हैं, और एक श्वास में हम एक वर्ण भी बोलें तो उसको भी हम अक्षर मान सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं जिसकी आप इंतजार कर रहे थे कि ये जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ी बोरिंग लगती है। हिंदी की वर्णमाला उन्हें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वह स्टार्टिंग से इसे पढ़ रहे हैं और उन्होंने केवल इसे पढ़ा है, इसे समझने का प्रयास नहीं किया। तो आज बच्चों आप इसे समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। देखो मैं कुछ बात आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये ध्वनि है। ये क्या है? ये ध्वनि है। और बच्चों ध्यान रखेंगे, इस ध्वनि का वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम पतंजलि ने। किसने किया था? पतंजलि ने। आपको ये ध्यान रखना है, ध्वनि का वर्गीकरण किसने किया? पतंजलि ने। और पतंजलि का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। ध्यान रखेंगे, महाभाष्य ध्वनि से संबंधित ग्रंथ हैं। और महाभाष्य पढ़ने के बाद आप लोगों को इसे पता चलेगा कि पतंजलि ऐसे महान विद्वान व्यक्ति थे जो हमारी भाषा को नहीं, हमारी ध्वनि को नहीं, जंगलों में रहा करते थे और पशु पक्षियों की ध्वनि का भी अर्थ ग्रहण कर लिया करते थे। जैसे अभी कोई तोता बोलेगा तो उसकी ध्वनि तो आएगी, कोई चिड़िया बोलेगा तो उसकी ध्वनि तो हमें आएगी, लेकिन उस ध्वनि का भी वह अर्थ ग्रहण कर लिया करते थे कि इसकी भावना क्या है, ये क्या कह रही है। तो भला ऐसा व्यक्ति ध्वनि का वर्गीकरण क्यों नहीं कर सकता? पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में ध्वनि का वर्गीकरण कर दिया। और ध्वनि का वर्गीकरण करते हुए इसी ध्वनि को दो भागों में बांट दिया। एक भाग का नाम तो दिया बच्चों स्वर। ध्यान रखेंगे, एक भाग को तो उन्होंने क्या कहा? स्वर। और एक भाग को उन्होंने क्या कहा? व्यंजन। क्या कहा? व्यंजन। ध्यान रखेंगे आप, एक भाग को तो स्वर बोल दिया, एक भाग को क्या बोल दिया? व्यंजन बोल दिया। अब देखो बच्चों, स्वर किसे कहेंगे? ध्यान रखेंगे आप, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि। ध्वनि तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर भी किसका भाग है? ध्वनि का ही भाग है। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। अब बच्चों, स्वतंत्र कौन है? इसकी दूसरी परिभाषा कैसे बनाए? आप स्वतंत्र हैं, किसी लड़की से बोल दिया जाए कि रात के 11 बजे तू मेरे से वहाँ मिल, तो वह आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि उसके घर वाले उसको बाधा उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? बाधा उत्पन्न। तो इस संसार में स्वतंत्र कौन है? जिसके कोई बाधा नहीं है। तो बच्चों ध्यान
ध्यान रखेंगे अगली परिभाषा हमारी कंप्लीट होती है कि निर्बाध रूप से, ध्यान रखेंगे, निर्बाध गति से उच्चारित ध्वनि, निर्बाध गति से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी बच्चों? स्वर कहलाएगी। एक बार पुनः समझ लेंगे, ध्वनि का दो भागों में इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। पहला भाग स्वर कहलाया। स्वर किसे कहेंगे? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। और इस संसार में स्वतंत्र कौन है? जिसके कोई बाधा नहीं है। तो निर्बाध गति से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। व्यंजन, व्यंजन में बच्चों ध्यान रखेंगे स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि, स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि, स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? ये बच्चों व्यंजन कहलाती है। स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन। जैसे अभी मैंने बोला अ, जैसे मैंने बोला आ, तो ये किसी के भी सहयोग से उच्चारित नहीं हो रही है, स्वतंत्र ध्वनि है। लेकिन जैसे मैंने बोला क, तो क में क्या आ गया बच्चों? अ। जैसे मैंने बोला का, तो क में क्या आ गया? फिर आ। तो ये किसके सहयोग से उच्चारित हो रही है? स्वरों के सहयोग से उच्चारित हो रही है। तो स्वरों के सहयोग से उच्चारित ध्वनि तो व्यंजन, और स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। बच्चों आपसे यूं भी पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। लेकिन बीच में शब्द लगेगा मूलतः। मूलतः वर्णमाला में कितने वर्ण थे? तो फिर आप क्या बता देंगे? 33 और 11 मिला करके 44 वर्ण थे। वर्तमान में 52 है। मैं सभी एक एक वर्ण को आपको बताऊंगा आज ही की क्लास में। लेकिन अभी आप ध्यान रख लेंगे कि स्वर कितने हैं? 11, और व्यंजन कितने हैं बच्चों? 33। और 33 और 11 मिला करके कुल कितने? मूलतः जब हमारी वर्णमाला बनकर के कंप्लीट हुई थी, हिंदी अभी भी विकासशील भाषाएं विकास कर रही हैं, आप भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि कुल कितने वर्ण थे हिंदी वर्णमाला में? कुल कितने वर्ण थे? तो बच्चों आंसर क्या होगा? 44। कितने व्यंजन थे? तो आंसर क्या होगा? 33। और कितने स्वर हैं? आंसर क्या होगा? 11। बच्चों ये थे और है में उत्तर बदल जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। स्टार्ट करते हैं। व्यंजनों का भी मैं परिचय दूंगा, स्वरों का भी आपको पूरा परिचय दूंगा। इनका वर्गीकरण मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। जो हम इनकी जो भाग करेंगे, काफ़ी सारी बातें हम करेंगे इनके विषय में, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज की जो क्लास होगी केवल बहुत सामान्य सिंपल समझने की दृष्टि से होगी कि आपके समझ में आ जाए। इसके बाद सारी चर्चाएँ हम विस्तार से करेंगे, एक एक टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों स्वर, स्वर अब स्वर कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अ, आ, 11 स्वर की बातचीत कर रहे हैं। अ, आ, ए, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। और इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चों? 11 हो गई। लेकिन हम जरा देख लेते हैं कि 11 स्वर कैसे बने। तो बच्चों जो स्वर हैं मूलतः हमारे यहाँ पर 4 ही स्वर है। और अगर इनकी रचना, इनका निर्माण अगर हमें देखना है, इसको मैं कल भी बताऊंगा आपको पुनः, लेकिन अभी आप केवल शॉर्ट में समझ लेंगे ताकि आप कल का वीडियो देख सकें। अब देखो बच्चों ये जो स्वर हैं अपन को इनमें 2 प्रकार के लग रहे। एक तो छोटा आ, बड़ा आ, लघु, दीर्घ, ऋस्व, दीर्घ, लघु, गुरु, ऋस्व, दीर्घ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो हमने इनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे मूल स्वर, क्या ध्यान रखेंगे? मूल स्वर। और एक आप ध्यान रखेंगे बच्चों संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, या इसको आप संधि स्वर भी बोल सकते हैं। मूल स्वर और संधि स्वर, काफी सारे नाम हैं, पूरी चर्चाएं मैं कल करूंगा, अभी केवल आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। संधि स्वर। अब देखो बच्चों मूल स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिसका निर्माण किसी दूसरे स्वर से नहीं हुआ, खुद स्वतंत्र है। अ, ए, उ तथा री, ये ऐसे स्वर हैं जिनका निर्माण स्वतंत्र हुआ है, किसी दूसरे से मिलाकर के नहीं हुआ है। ये क्या है बच्चों? ध्यान रखेंगे आप अ, ए, उ तथा रे। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर आप इसे इधर से पढ़ेंगे तो क्या है? संधि स्वर। लेकिन इधर से पढ़ेंगे तो क्या है? स्वर संधि। ध्यान रखेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो संधि स्वर और इधर से पढ़ेंगे तो स्वर संधि। तो इन सभी 11 वर्णों के अंदर पूरी स्वर संधि सिमट करके पड़ी हुई है। तुम बैठे क्यों? अब आप फटाफट से इसे समझ लेंगे। तो बच्चों देखो संधि स्वर भी 2 प्रकार के। एक तो है अपने का जो बड़ा हो जाता है गुरु या दीर्घ स्वर, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। और बच्चों ध्यान रखेंगे
एक को हम बोलेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त हम बोलेंगे संयुक्त स्वर को उनको बोलेंगे जो दो भिन्न जातियों के, दो भिन्न स्वरों के योग से बने हो। दीर्घ जो अपने का बड़ा हो जाता है, जैसे बच्चों अ और अ मिलकर के क्या हो गया रे, आ हो गया, ध्यान रखेंगे आप। जैसे बच्चों ई और ई मिलकर के क्या हो गया, ई हो गया। जैसे बच्चों ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो गया, ऊ हो गया। अब देखो अ, ये वाला अ, इस अ में अ को मिलते क्या हो गया आ, ई में ई को मिलते क्या हो गई ई, ऊ में ऊ को मिलते क्या हो गया ऊ। तो मूल स्वर तो हमारे पास 4 ही थे। इन 4 से ही हमने कितने स्वर बना लिए, 11 स्वर बना लिए। किसके माध्यम से, संधि के माध्यम से। तो संधि क्या है बच्चों, ये शब्द उत्पादन की फैक्ट्रियां हैं। संधि है, इसके अलावा तत्सम है, तद्भव है, सॉरी प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है और समास है। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास, ये जो 4 हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास, ये बच्चों हिंदी ग्रामर के अंदर शब्द उत्पादन के कारखाने हैं, शब्द उत्पादन की फैक्ट्रियां हैं, इनसे शब्द बनते हैं। तो संधि से देखो वर्णी बन रहे हैं तो शब्द भी बनेंगे, नए नए शब्द आते रहते हैं, इनका दीर्घ हो गया। इसके बाद बच्चों संयुक्त स्वर भी 2 प्रकार से हैं। इस अ के अंदर इस ई को मिलाया तो बन गया छोटा ए, और बच्चों ध्यान रखेंगे इस अ के अंदर इस उ को मिलाया तो बन गया ओ। फिर आप ध्यान रखेंगे इस अ के अंदर इस एक को मिलाया तो हमारा हो गया शब्द ऐ, और इस अ के अंदर बच्चों इस ओ को मिलाया तो हमारा शब्द हो गया औ। क्या हो गया औ। हम इनकी विस्तृत चर्चाएं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप अभी समझ लेंगे। तो इस प्रकार ये कितने बन गए बच्चों, 11 बन गए। ध्यान रखेंगे आप आ ई उ, अगर किसी भी शब्द में आ की, बड़ा आ की, बड़ी की या ऊ की मात्राएं तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय, जैसे हरीश, जैसे वधुत्सव, जिस भी शब्द में इनकी आ की, बड़ी की और बड़ा ऊ की मात्रा होगी, हमेशा ही कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। आप कितनी भी उदाहरण ढूंढ लीजिए, सभी में आपको इन 3 चीजें जरूर मिलेगी। बच्चों ये है छोटी औरत और ये है बड़ी औरत। बच्चों ये है छोटी एडी और ये है बड़ी एडी। तो छोटे औरत की छोटी एडी, बच्चों आपको कहीं पर भी शब्द मिल जाए और उसमें जो मात्रा कैसी लग रही है, छोटे औरत की छोटी एडी की मात्रा लगी हुई है, तो हमेशा ही संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। और बच्चों ये बड़ी औरत, बड़ी एडी, और बड़ी औरत की बड़ी एडी, वो तो पल्ले से बड़ी है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो बच्चों संधि कौन सी हो जाएगी रे, वृद्धि संधि। तो 3 बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद में संधि में आपको काफ़ी समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट तरीके से हम संधि पढ़ेंगे, कई सारे नियमों को सम्मिलित करके हम पढ़ेंगे। आप तो अभी ऐसे ध्यान रखेंगे कि बड़ी औरत की बड़ी एडी में वृद्धि संधि, छोटी औरत की छोटी एडी के अंदर गुण संधि, और बच्चों इसके बाद ध्यान रखेंगे कि आ ई उ से निर्मित शब्दों में दीर्घ संधि। 3 संधियां आपने देख ली। जिस भी शब्द में एच ओ अये वायाव हो, अये आई अव हो, जैसे नयन, नायक, पवन, पावन शब्दों अयादि संधि, और ये वह र से पहले कोई भी आधा वर्ण हो, यण संधि, और इसी के साथ स्वर संधि समाप्त। कहाँ दिक्कत है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम बाकी बातचीत करते हैं व्यंजनों की। इनका वर्गीकरण में कल नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, स्वरों का जो वर्गीकरण होगा, क्योंकि काफ़ी बातें हम इनमें करेंगे। स्वरों की कल की एक जो क्लास होगी स्वर को वर्गीकरण से संबंधित होगी बच्चों, ये क्लास व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित होगी, और एक क्लास बच्चों उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे हम, और वह आपको मैं यही क्लास में याद करवा के जाऊँगा। बस आपको अनाराम अ आ ई याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। सब जिम्मेदारी किसकी है रे, मेरी है। अब बच्चों बातचीत कर रहे हैं व्यंजन की। तो देखो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो कि व्यंजन कितने थे बच्चों, व्यंजन थे 33, स्वर कितने थे 11, और 33 व्यंजनों में सबसे पहले जो व्यंजन आते हैं उनका नाम है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, और ये किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं रे, ये बच्चों स्वरों के सहयोग से उच्चारित होते हैं। वर्गीय व्यंजन जिनको भी याद नहीं हो वो ऐसे मेरे साथ बोलेंगे क, छ, ट, त और प। इन कच ट त प को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। कच ट त प को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो क के बाद अब आप समझ गए होंगे क, ख, ग, ग और न, च, छ, ज, झ और ए, ट, ठ, ड, ढ और न। इन सबके हलंत हैं, आप ऐसा ध्यान रखेंगे। त के बाद थ, द, ध और न। प के बाद फ, भ, भ
और मैं, तो इन वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 25। 25 इनको क चट तप क से लेकर के म तक वर्ग में चलते हैं। क ग ग ग च ज ज ये किस में चलते हैं? वर्ग में चलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? वर्गीय व्यंजन। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, वर्गीय व्यंजन के बाद जो व्यंजन आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंत में स्थित होने के कारण इनको क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन। और बच्चों अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सम्मिलित हैं? य, र, ल, व, और कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो गई? 25 और 4 29। ये, र, ल, व। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर य और व, इन ये और व को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे आप, इनको क्या भी बोला जाता है रे? अर्ध स्वर भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ईसत स्पर्श भी बोलते हैं इसे, अर्ध स्वर या ईसत स्पर्श। ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है, ये और व का जो उच्चारण होता है बच्चों, वह स्वर के समान होता है। स्वर के समान उच्चारण होने के कारण ये और व को क्या कहा गया है? अर्ध स्वर या ईसत स्पर्श। ये सब भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये रलव अंत में होने के कारण इनको क्या कह दिया गया? अंतस्थ व्यंजन। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतने नजदीक आ जाते हैं जिससे उनके घर्षण होकर के ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए क्या कहलाए? ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन में बच्चों आप ध्यान रखेंगे स, इनका क्रम भी पूछ लेता है काफी बार। ये षटकोण वाला दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इस प्रकार लगेगा क्योंकि काफी बार परीक्षा में गलती करवा दिया, इसको यूं दे देता है कि कौन सा शुद्ध है, तो ये गलत है, ये वाला सही है। स और स, इन तीनों स का भी क्रम आप ध्यान रखेंगे कि पहले सलजम षटकोण स्लेट आता है फिर है आता है, तो दो उच्चारण अवयव नजदीक आकर के घर्षण होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया? ऊष्मीय व्यंजन। और 29 और 4 कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। यही हमारे यहाँ पर व्यंजन थे। फिर बच्चों आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो हमने दो दो व्यंजनों को मिलाकर के बनाए, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे क्ष, दो दो व्यंजनों से हमने मिलकर के बनाया है। एक तो शब्द है हमारे पास क्ष, दूसरा है बच्चों त्र, फिर है ज और फिर है श्र। ये श्रीमान वाला श्रेय आपने देखा होगा और ज्ञानी वाला गे भी आपने देखा होगा। ये जो क्ष है बच्चों, देखो उच्चारण क्ष, इसमें क्या है? आधा तो क है और आधा क्या है बच्चों? इसमें स है और इसमें क्या मिल रखा है? अ मिल रखा है। और इसको मैं इसमें मिला दूंगा तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? क प्लस क्ष, क्ष। और अगर इस स के हलंत लगाओगे तो पीछे अ आएगा और यहाँ पर हलंत नहीं लगाओगे तो पीछे अ नहीं आएगा। ये दोनों ही सही है। त्र, त्र, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आधा त आधा र, और इसमें क्या है? अ। और बच्चों इसको हम त प्लस र कर देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? त्र, जे। इसमें क्या है बच्चों? आधा तो ज और आधा क्या है? ए, और इसमें क्या मिल रहा है? अ, और इसको हम क्या बोलेंगे? आधा ज और पूरा ए, और इसे हम बोलते हैं ज। जैसे बच्चों ज्ञान है उसको ज्ञान बोला जाता है क्योंकि शब्द क्या है? ज्ञान है। विज्ञान है उसको विज्ञान बोलते हैं, लेकिन हम उच्चारण के अंदर इसे ज्ञान ही विज्ञान ही कहा करते हैं, जबकि विज्ञान सब सही उच्चारण इसका जे है, ध्यान रखेंगे। और ज्ञानी हम कहेंगे, ज्ञानी नहीं कहेंगे, लेकिन किसी को हम ज्ञानी कह दे ज्ञानी के चक्कर में तो महंगा पड़ सकता है, इसलिए आप ज्ञानी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जे ए से मिला हुआ है। श्र, इसमें बच्चों आधा श है, आधा र है और पूरा अ मिल रखा है, और शब्द क्या हो गया हमारा पास? श प्लस र, श्र। तो ये थी बात बच्चों संयुक्त व्यंजन की। देखो 33 तो ये थे यहाँ तक, इसके बाद 4 हमारे पास क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों संख्या कितनी हो गई रहा इनकी? 33 तो व्यंजन, 11 स्वर, 11 और 33 44, और 44 और 4 कितने हो गए? 48। अब इनके बाद बच्चों में कुछ और आपको बताता हूं। 48 के बाद दो क्या है? एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। तो 48 तक हम पहुंच चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। 48 तक तो हम आ गए हैं। अब बच्चों आपने अंग और अह दो बातें भी पढ़ी होगी। अंग और अह मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं इनका वर्गीकरण भी करवाऊंगा। आप बराबर लगातार हिंदी की भी क्लास देखते रहना ताकि आप लोगों के बहुत आसानी हो जाए समझने में। देखो बच्चों, आपने इस प्रकार भी पढ़ा होगा अंग, और फिर पढ़ा होगा आपने अह। ये इसको आपने
स्वरों के बाद में पड़ा होगा और व्यंजनों के पहले पड़ा होगा। और स्वरों के बाद में और व्यंजनों से पहले, स्वर के तो कहाँ आ रहे हैं बच्चों, बाद में, और व्यंजनों से कहाँ आ रहे हैं, पहले। मतलब बच्चों ध्यान रखेंगे, इसको अ को हम बोलते हैं अनुस्वार, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग, जिसको आप अंग और अह बोलते हो। तो आप ध्यान रखेंगे कि अंग और अह का ना तो स्वरों के साथ योग है और ना ही बच्चों इनका व्यंजनों के साथ कोई योग है। इनका स्वरों के साथ भी कोई योग नहीं है, क्योंकि इनको स्वरों में माना जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, और व्यंजनों में हम इनको मान नहीं रहे, और दोनों के साथ ही योग नहीं होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, अयोगवाह ध्वनियाँ। क्या बोला जाता है, अयोगवाह ध्वनियाँ। हमने हिंदी में इनको अलग ही नाम दे दिया कि इनका किसी के साथ कोई योग नहीं होने के कारण क्या कहा गया, अयोगवाह ध्वनियाँ। इसलिए बच्चों ध्यान रखेंगे 48 के बाद 2 ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 50। 48 तो हमने वो पढ़े, 11 तो स्वर, 33 व्यंजन, जितने में 44, इसके अलावा 4 हमारे संयुक्त व्यंजन 48 और 2 अयोगवाह ध्वनियाँ अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई, 50। अब बच्चों 2 हैं जिसको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को ताड़न जात भी बोला जाता है, ताड़न जात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन। और ये द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन कौन से हैं, एक तो है बच्चों ड और एक है ड। इसमें हमने पहले पढ़ा था तो इस बीच में वाला नुक्ता नहीं लगा हुआ था, ध्यान रखेंगे। इससे पूर्व जो हमने वर्गीय व्यंजन में पढ़े थे उनमें नहीं लगा हुआ था, क्योंकि इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ड और ड से शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये तो बीच में आएंगे। जैसे सड़क, तो ये कहाँ आया बच्चों, बीच में आया। जैसे अपन को स्टार्टिंग में लिखना है ढक्कन, तो अपन ढक्कन यूं ही लिखेंगे, इसके नीचे टपकी या नुक्ता नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं, क्योंकि इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये तो दोनों नुक्ते दोनों कहाँ पर आएंगे, बीच में आएंगे। ये 2 रूपों में चलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। बच्चों क्या होता है, ताड़न जात क्यों कहते हैं, क्योंकि झटके के साथ उत्सिक्त, ध्यान रखेंगे, इसको आप उत्सिक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें जीव्या झटके के साथ ऊपर जाती है और झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, उत्सिक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार इन 2 के सहित वर्तमान में हमारे अंदर कितने हैं, 52 हैं। कितने हैं, 52। इसके अलावा मैं कल आपको बातचीत करूंगा कि डॉक्टर वाला आ, इस प्रकार जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो इस डॉक्टर वाले के अंदर ये वाला आ जो है ये क्या है, इसकी भी मैं बात करूंगा कल। ये गृहीत स्वर हैं जो मैं कल आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में कितने वर्ण हैं, तो बच्चों वर्तमान में आपने पढ़े 52 वर्ण हैं। ऐसा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको और बता दूं अनुनासिक और निर्नुनासिक, ध्यान रखेंगे आप, अनुनासिक, क्योंकि हम जब इतनी बात हो गई तो केवल आज सामान्य बेसिक समझाने के लिए है। और दूसरा शब्द हम पढ़ेंगे निर्नुनासिक। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुनासिक किसे कहते हैं और निर्नुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक बच्चों ऐसे वर्ण जिसको उच्चारण करने पर नाक और मुंह दोनों से ध्वनियाँ निकले। आप जब भी बोलेंगे तो आपके मुंह से बाहर हवा निकलेगी। आप भले ऐसे करके हलो 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 करके देख लो, ऐसे आपके हवा लगेगी। हम कुछ भी बोलते हैं तो बाहर हवा निकलती है बच्चों, लेकिन अगर वो हवा नाक से भी निकल रही है मुंह से भी निकल रही है, वो वहां पर कौन सा चिन्ह होगा, अनुनासिक चिन्ह। और जिसको हम चंद्रमा के चंद्र बिंदु, बच्चों इसका चंद्र बिंदु नाम क्यों हुआ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मास्टर जी हमें पढ़ाते थे तो ऐसे बोलते थे कि चंद्रमा के ऊपर बिंदु लगा दे, इसलिए इसको क्या कहने लगे, चंद्र बिंदु। जबकि इसका सही नाम क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि किसे कहेंगे, जिसमें नाक और मुंह दोनों से बराबर हवा निकलती है। निर्नुनासिक, जिसमें बच्चों निर्नु, निर मतलब नहीं, नासिका मतलब नाक से, जिसमें नाक से नहीं निकले, नाक से नहीं निकले। अर्थात पूरी ध्वनि किसे निकले, मुंह से निकले। मुंह से उच्चारित ध्वनियां डायरेक्ट क्या कहलाएगी, निर्नुनासिक। और समस्त स्वर, ध्यान रखेंगे आप, समस्त स्वर किसके उदाहरण हैं बच्चों, समस्त स्वर जो हैं वह निर्नुनासिक के उदाहरण हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों मैं आपको आज की लास्ट बात बता देता हूं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है। अरबी फारसी ध्वनियाँ, आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में अरबी फारसी ध्वनियाँ कौन सी है, अरबी फारसी ध्वनियाँ, तो आप ध्यान रखेंगे अरबी फारसी ध्वनियों की संख्या है 5।
क, इनके नीचे सभी के नीचे नुक्ता लगेगा, क ख ज और प, क ख ज और प, क ख ग ये वाला क भी, क ख ग ज और प। अब देखो बच्चों क को मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक में तो लिख दिया मैंने ताक और एक पर लिख दिया मैंने ताक, ठीक। फिर बच्चों ग, एक पे मैंने लिख दिया यहाँ पर भाग और एक पर बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर भाग। फिर बच्चों ज में मैंने यहाँ पर लिख दिया जरा और एक पर लिख दिया बच्चों मैंने जरा। फिर बच्चों फ में मैंने यहाँ पर लिख दिया फन और यहाँ पर लिख दिया बच्चों फन। इसके बाद अभी ख हमारा बच्चा वाए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया खाना और एक तरफ नीचे लिख दिया इस प्रकार खाना, ये वाला नुक्ते वाला खाना। अब देखो बच्चों यहाँ पर ताक है, तो हमारे दीवार के अंदर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दीवार के अंदर छोटा आलिया भी हम उसे कहते हैं। आलिया में लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाए। आलिया हम जिसे कहते हैं उसको हम ताक भी कहते हैं। तो इस वाले ताक जिसके नीचे नुक्ता नहीं होगा उसका मतलब होगा आलिया, दीवार के अंदर का। लेकिन ये वाला जो ताक होगा बच्चों, देखना, टकटकी लगा करके देखना, ताकते रहते तुझे सांझ सवेरे, आपने गाना नेणों में बसियां जैसे नेण होते, तो ताकना, लगातार टकटकी लगा करके देखना। तो ध्यान रखेंगे ताकना मतलब देखना। बाग, बच्चों यहाँ पर बाग का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे बाग का मतलब होता है उद्यान। हम बाग में गए। और बच्चों इस बाग का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे घोड़े की लगाम, घोड़े की लाग बाग, आपने शब्द सुना होगा लाग बाग। खाना, बच्चों खाना का मतलब होता है भोजन, भाई भोजन खाया कि नहीं खाना, खाना खाया या नहीं खाया। और इस खाना का मतलब होता है अलमारी के अंदर, ध्यान रखेंगे आप, अलमारी के अंदर खाना। जैसे आपकी अलमारी है जिसमें बहुत सारे खाने हैं, तो अलमारी के अंदर का खाना। तो बहुत सारे खाने, तो आप कहते होंगे ना कि कौन से खाने में रखी हुई है फाइल, तो ये वाला खाना है। जरा, जरा का मतलब होता है बच्चों बूढ़ा, कोई बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं जरा। और जरा सा, जैसे कोई सब्जी रखने है, जरा सी रख दे, जरा सा रख दे। जरा का मतलब थोड़ा सा, क्या होता है रे, थोड़ा सा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फन का मतलब होता है बच्चों सांप का फन, क्या होता है, सांप का फन। लेकिन बच्चों इस फन का मतलब होता है जैसे हर फन मोला कला, क्या होता है, कला होता है। तो बच्चों ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्वरों का वर्गीकरण लेकर के। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ आप जीवन में कभी स्वर नहीं भूलेंगे। साथ ही बच्चों आपको एक कक्षा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। एवं बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।